नमस्कार, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाईबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? देखिए, जब कंपनी अपना ही शेयर्स जो उसने शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को इशू किया है वही शेयर वापस खरीद लेती है, रिपर्चेज कर लेती है, तब उसको बाईबैक कहा जाता है। तो देखिए, व्हेन जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन द केस ऑफ बाईबैक द कंपनी व्हिच हैज इशूड शेयर्स टू द पब्लिक repurchases its own shares, मतलब कि फिर से वापस खरीद लेती है पब्लिक से अपना ही शेयर जो पब्लिक को इशू किया गया था, उसी शेयर्स को वो कंपनी फिर से वापस खरीद लेती है। अब देखिए, बाईबैक तीन टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है वो रिपर्चेस कर सकता है आपका पार में, एट पार, रिपर्चेस एट पार हो सकता है, एट पार, ओके, और एट प्रीमियम हो सकता है, ठीक है, और एट अ डिस्काउंट हो सकता है, और एट अ डिस्काउंट हो सकता है, जैसे कि वो शेयर्स के इशू का टाइम होता था, ठीक है ना, और एट अ डिस्काउंट भी हो सकता है। तो बाईबैक या तो एट पार हो सकता है, या फिर प्रीमियम, एट प्रीमियम हो सकता है, या फिर एट डिस्काउंट हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बाईबैक आखिर कंपनी करता क्यों है, क्यों आखिर अपना एक कंपनी अपना खुद का शेयर जो उसने इशू किया है वो वापस खरीद लेता है, रीजंस क्या है। तो बाईबैक के मेनली 4 रीजंस है, वो हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला रीजन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला रीजन जो है वो है आपका आइडियल कैश, टू यूज द आइडियल कैश एंड टू इंप्रूव द ईपीएस हेंस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो क्या है कि अगर समझ लीजिए कंपनी के पास आइडियल कैश है, बहुत ज्यादा आइडियल कैश है, तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वही आइडियल कैश कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इफेक्ट करता है, पहले ईपीएस इफेक्ट करता है और कॉन्सिक्वेंटली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी इफेक्ट होता है। कैसे? जैसे समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि सपोज एक कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है ना, एक कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है और एक एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। तो टोटल कितना पैसा उसने रेज किया पब्लिक से? 100 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो टोटल पैसा जो रेज किया है पब्लिक से वो है आपका 1 करोड़, 100 लाख। तो अब समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट में कंपनी वो पैसा क्या करती है, कंपनी एक प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेगी, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। तो समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट में वो यूटिलाइज किया और प्रोजेक्ट में आपका एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर अवेलेबल, ये जो है इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा पाफेस, ठीक है ना। पाफेस मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो समझ लीजिए वो हुआ आपका एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ 50 लाख, ठीक है ना। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ 50 लाख। लेकिन ये जो 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, इसको कमाने के लिए उसने पूरा का पूरा ये 1 करोड़ रुपए यूटिलाइज नहीं किया। उसने सिर्फ कितना पैसा यूटिलाइज किया? 80,000 शेयर का जो प्रोसीड्स था वही यूटिलाइज किया। तो 80,000 शेयर का प्रोसीड्स मतलब कितना? 80 लाख, ठीक है ना। कंपनी ने इस्तेमाल किया ओनली 80 लाख, 1 करोड़ रुपए पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट कमाया 50 लाख। तो फिर ये जो 20,000 रुपए, 20,000 शेयर का जो प्रोसीड्स था वो आइडियल रह गया, ठीक है। 20,000 शेयर का जो प्रोसीड्स, जो पैसा मिला था कंपनी को, उसको तो यूटिलाइज नहीं कर पाए या फिर उसका जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए इसने इस्तेमाल नहीं किया। 80,000 शेयर्स का जो प्रोसीड था 80 लाख रुपए, उसी से उसका 50 लाख रुपए प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि प्रॉफिट जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो 50 लाख रुपए हो गया। तो फिर अब देखिए, अब अगर कंपनी का हम ईपीएस निकालें तो ईपीएस कितना होगा? तो देखिए, प्रॉफिट अवेलेबल, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। जितना प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। और इक्विटी शेयर कितना है? 1 लाख इक्विटी शेयर आपने इश्यू किया है, वही तो बैलेंस शीट में दिखाएगा। बैलेंस शीट में कितना इक्विटी शेयर दिखाएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर। तो आपका ईपीएस हो गया 50 रुपए। लेकिन भगवान जानता है और आपका बोर्ड मेंबर जानता है कि ये जो 50 लाख रुपए प्रॉफिट आया वो 1 लाख शेयर्स का प्रॉफिट नहीं है। उसके लिए हम 1 लाख शेयर्स का प्रोसीड्स तो इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने कितने शेयर्स का प्रोसीड्स इस्तेमाल किया? हमने यूटिलाइज किया 80,000 शेयर्स का जो प्रोसीड था वही हम इस्तेमाल किए, यूटिलाइज कर पाए।
20,000 शेयर्स का जो प्रोसीड, जो पैसा मिला था, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ईपीएस कितना होना चाहिए? तो एक्चुअली में ईपीएस होना चाहिए ये 50 लाख बाई 80,000, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ईपीएस होना चाहिए ये 50 लाख बाई 80,000, 50 लाख बाई 80,000। तो आपका एक्चुअल ईपीएस होना कितना चाहिए? 62.5, लेकिन हुआ कितना? 50 क्योंकि बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे, जब कंपनी दिखाएगा तो बैलेंस शीट में तो 1 लाख इक्विटी शेयर ही रहेंगे ना, तो ईपीएस हो जाएगा 50, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में ईपीएस होना चाहिए 62.50। तो देखिए ईपीएस कितना बढ़ गया, 50 से 62.5, यानी कि 25% बढ़ गया आपका ईपीएस। तो अगर ईपीएस बढ़ जाए, ईपीएस अगर 25% बढ़ जाए तो आपका शेयर का दाम भी बढ़ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी बढ़ जाएगा, तो कंपनी के लिए एक अच्छा इमेज बनेगा मार्केट में, लोग कंपनी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे और भी ज्यादा भरोसा करेंगे। तो देखिए अगर कंपनी के पास आइडियल कैश है तो आइडियल कैश होना बहुत खराब चीज होता है, अच्छा नहीं होता है कंपनी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा अगर आइडियल कैश रहेगा, जितना ज्यादा आइडियल कैश रहेगा वो उतना ही कंपनी के ईपीएस को इफेक्ट करेगा और कंसीक्वेंटली कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को भी इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए तो यहां पर कंपनी क्या कर सकता था? अगर बोर्ड मेंबर कहता कि देखिए ये जो बोर्ड मेंबर अगर डिसीजन क्या लिख सकता था? डिसीजन ले सकता था कि देखिए मेरा तो ये जो 50 लाख का जो प्रॉफिट आया, 50 लाख का जो प्रॉफिट आया वो तो सिर्फ 80,000 शेयर्स का प्रॉफिट से हो गया, ठीक है। तो बाकी के जो 20,000 शेयर्स है वो कंपनी इजीली बाई बैक कर सकता था। अगर वो बाई बैक कर लेता तो बैलेंस शीट में कितना शेयर्स दिखा था? 80 लाख शेयर दिखा था, ठीक है ना, 80,000 शेयर दिखा था। उसको 100 मतलब आपका 1 लाख शेयर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर 80,000 शेयर दिखा था तो ईपीएस 62.5 हो जाता। तो यहां पर कंपनी को डिसीजन लेना चाहिए था कि आप 20,000 शेयर्स का पैसा, 20,000 शेयर्स जो आइडियल मेरे करंट अकाउंट में पड़ा है उसको बाई बैक कर दीजिए, उसका जरूरत नहीं है कंपनी को, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल, ये एक कंडीशन, एक रीजन हो सकता है बाई बैक करने का, ठीक है। चलिए सेकंड रीजन में चलते हैं। तो देखिए सेकंड रीजन क्या होता है बाई बैक का? वो होता है टू कंसेंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल, टू कंसेंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या होता है? समझ लीजिए एक कंपनी ने बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया, तो उस कंपनी का शेयर होल्डर्स भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। उस कंपनी ने समझ लीजिए द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज वेरी लार्ज, समझ लीजिए वो कंपनी ने बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर इशू किया और उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर भी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। कैसे दिक्कत आ सकती है? समझ लीजिए शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना है, जनरल मीटिंग बुलाना है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर शेयर होल्डर्स होंगे तो उन लोगों को एक साथ एक जगह एक टाइम पे गैदर करना, इकट्ठा करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये सब एक डिफिकल्टी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी डिसीजन ले सकती है कि मेरा जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, उनसे शेयर वापस ले लिया जाए और उनका पैसा वापस दे दिया जाए। तो ये इस सिचुएशन में कंपनी बाईबैक कर सकती है। ओके, अब देखिए तीसरा रीजन क्या होता है बाईबैक का? वो होता है टू इंक्रीज द प्रोमोटर होल्डिंग, टू इंक्रीज द प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर। ये क्या होता है? समझ लीजिए एक कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग है 40, एक कंपनी का टोटल समझ लीजिए यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल समझ लीजिए 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, ठीक है ना, 1 लाख शेयर्स है। उसमें से 40,000 शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर के पास है, मालिक के पास है। बाकी 60,000 शेयर्स फ्री फ्लोट शेयर्स है। फ्री फ्लोट शेयर्स मतलब आम पब्लिक के पास है। तो यानी कि 40% शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर का और 60% शेयर होल्डिंग पब्लिक का है। तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत यह हो सकती है, देखिए एक कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? एक कंपनी में आपका डिसीजन पावर होने के लिए कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग होना चाहिए? अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग आपका उस कंपनी में हो गया तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगा आपके हाथ में। तो यहां पे समझ लीजिए अगर इस कंपनी का कोई एक राइवल कंपनी है, ठीक है ना, वो अगर देखे कि यहां पर इस कंपनी का 60% शेयर पब्लिक के पास है, फ्री फ्लोट है, और उस राइवल कंपनी अगर चाहे तो ये
60% शेयर पब्लिक से खरीद सकता है, उसके नाम और खरीद सकता है और उसके नाम पे कर सकता है, अपने नाम पे कर ले सकता है ये 60% शेयर। और अगर वो राइवल कंपनी 60% शेयर अपने नाम पे कर दिया तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में चल जाएगा? वो राइवल कंपनी के हाथ में चल जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में चल जाएगा? वो राइवल कंपनी के हाथ में चल जाएगा। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकता है? इस सिचुएशन में कंपनी बाईबैक कर सकता है। तो समझ लीजिए, अब समझ लीजिए कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो 25% शेयर्स खरीद लेगी, वापस बाईबैक करेगी, ठीक है ना। 25% शेयर्स वापस कर लेगी, पब्लिक से फिर से दोबारा खरीद लेगी। तो अब क्या होगा? ये जो 25% शेयर्स मतलब कितना? 25,000 शेयर्स, ठीक है ना। 25% शेयर मतलब कितना? 25,000 शेयर्स। 1 लाख शेयर का टोटल 1 लाख शेयर 25% मतलब 25,000। तो ये 25,000 शेयर्स किसका हो जाएगा? प्रोमोटर का हो जाएगा? नहीं, प्रोमोटर का 40,000 शेयर होल्डिंग ही रहेगा। देखिए, आपने शेयर इशू किया था और पैसा रेज किया था, आपने पैसा वापस कर दिया तो शेयर ही तो नहीं रहा। तो क्या होगा? प्रोमोटर का होल्डिंग 40,000 ही रहेगा, लेकिन पब्लिक होल्डिंग, फ्री फ्लोट होल्डिंग जो था वो 60,000 से घट के रिड्यूस होके 35,000 हो जाएगी। देखो 25% मतलब 25,000, 60,000 से 25,000 और माइनस कर दीजिए तो अभी फ्री फ्लोट शेयर्स कितना हो गया? 35,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 75,000। अब देखिए, अब प्रोमोटर होल्डिंग कितना हो गया? 40,000 बाई 75,000, 40,000 बाई 75,000 वो आ जाएगा आपका 53.33%, ठीक है। और एक दूसरा चीज देखिए, तो फिर क्या हुआ? 53.33% शेयर्स तो कंपनी के प्रोमोटर के पास ही है। अब अगर राइवल कंपनी पूरा का पूरा 47, तो बाहर कितना है? 47% ऐसा कुछ है। तो अगर राइवल कंपनी पूरा का पूरा 47% शेयर ही क्यों ना खरीद ले, लेकिन उसके हाथ में क्या डिसीजन मेकिंग पावर जाएगा? नहीं, क्योंकि 50% से ज्यादा होल्डिंग तो प्रोमोटर, कंपनी के प्रोमोटर के पास है। अब वो अगर पूरा का पूरा फ्री फ्लोट शेयर्स खरीद भी ले तो राइवल कंपनी के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं जाएगा। दूसरा चीज देखिए, ये जो अभी टोटल कितना, जैसे देख लीजिए टोटल कितना शेयर्स है? 75,000। तो इसका 50% कितना होता है? 37,500। तो राइवल कंपनी को खरीदना कितना होगा? 37,500 शेयर्स पब्लिक से, लेकिन पब्लिक के पास है कितना? 35,000। 37,500 शेयर्स तो है ही नहीं, तो वो कंपनी, वो राइवल कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक रीजन है बाईबैक का। और चौथा और सबसे लास्ट रीजन क्या होता है? वो होता है टू गिव कॉन्फिडेंस टू द शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के लिए कंपनी का शेयर्स का जो प्राइस है वो तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। समझ लीजिए कोई एक अफवाह फैल गया, कंपनी का कोई हायर ऑफिशियल अचानक रिटायर कर गया, अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, तो क्या होता है? कंपनी का शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उस शेयर का दाम गिरना चालू हो जाता है। और शेयर मार्केट में एक ट्रेंड है कि जैसे ही कंपनी का शेयर का, अगर कोई कंपनी का शेयर्स का प्राइस गिरना चालू हो जाता है तो पब्लिक में एक पैनिक जैसा आ जाता है, एक पैनिक सिचुएशन आ जाता है। और पब्लिक क्या होता है? पब्लिक ज्यादा से ज्यादा और सेलिंग स्टार्ट कर देती है। इसे कहा जाता है पैनिक सेलिंग। तो अगर एक तो ऐसे ही वो इंसिडेंट के लिए या सर्कमस्टेंस के लिए कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो गिर रहा था, ऊपर से पैनिक सेलिंग चालू हो गया। तो पैनिक सेलिंग अगर चालू होगा तो क्या हो जाएगा? कंपनी का शेयर का प्राइस और भी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि डाउनफॉल होगा शेयर के प्राइस में। तो अगर ज्यादा से ज्यादा डाउनफॉल होगा शेयर के प्राइस में, तब कंपनी के मार्केट में जो गुडविल है, जो इमेज है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुडविल को प्रोटेक्ट करने के लिए तब क्या होता है? तब कंपनी आगे आता है, कंपनी खुद आगे आता है और जो शेयर होल्डर्स है उनको कहता है कि देखिए, आप लोग मार्केट में मत बेचिए, ठीक है ना, मार्केट में मत बेचिए शेयर्स को, मैं मेरा शेयर खुद खरीद लूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को मार्केट में बेचने का जरूरत नहीं है। और कंपनी ये भी करता है, क्या होता है? देखिए, जब पैनिक सेलिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है? कम दाम में सेलिंग हो रहा है, कम दाम में शेयर्स को बेचना पड़ता है। एक तो क्योंकि शेयर्स का प्राइस गिर रहा है, लेकिन कंपनी आगे आके क्या कहती है कि मैं आप लोगों को, आप शेयर्स मुझे बेच दीजिए, मैं बाईबैक कर दूंगा और मार्केट प्राइस जो है उससे ज्यादा के प्राइस में मैं बाईबैक करूंगा। समझ लीजिए कि एक शेयर का मार्केट प्राइस था 1300 रुपए, ठीक है ना।
मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि समझ लीजिए एक मार्केट प्राइस, एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना था, 1300 रुपए, और वो एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस के लिए, जैसे मैंने कहा, वो तेजी से गिरना चालू हो गया, ऊपर से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गया और उसका प्राइस गिरते गिरते 800 तक आ गया। इस सिचुएशन में कंपनी आगे आएगी, ठीक है ना। इस सिचुएशन में कंपनी आगे आ गया और बोला कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप लोग शेयर्स को मार्केट में मत बेचिए, ओपन मार्केट में मत बेचिए, मैं इसको बाई बैक कर लेता हूं। और मार्केट में अभी रेट कितना चल रहा है, 800, और कंपनी ने बोला मैं 1500 में खरीद लूंगा, मैं 1500 में बाई बैक कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे शेयर होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मेरे पीछे मेरा कंपनी सपोर्ट में है, और कंपनी भी एक मैसेज दे पाएगी मार्केट में कि देखो, मेरा जो औकात है वो औकात 800 का नहीं है, मेरा औकात 1500 का है, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, ये जो कॉन्फिडेंस मिलेगा शेयर होल्डर्स को, तो वो पैनिक सेलिंग करना बंद कर देंगे और कंपनी का शेयर्स का प्राइस एक स्टेबल जगह पे आके रुक जाएगी। वो जो फॉल हो रहा था, स्टीप फॉल हो रहा था शेयर्स के प्राइस में, वो रुक जाएगी, ठीक है ना। और कंपनी का इमेज भी ठीक जैसा था, कंपनी का इमेज भी बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है शेयर के बाईबैक का। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज बाईबैक, बाईबैक क्या होता है, बाईबैक का डेफिनेशन हमने देखा, और हमने रीजंस ऑफ बाईबैक भी देखा कि किस किस सिचुएशन में कंपनी अपना ही शेयर्स बाईबैक करती है। ये बाईबैक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाईबैक के मेथड्स क्या क्या हैं, और सेबी ने बाईबैक के लिए कुछ कंडीशंस भी रखे हैं, उस कंडीशंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।